Yes, dear friends. So today it's a new unit, issue of debentures. सर डिबेंचर्स का मीनिंग क्या है? अरे ये सब यही तो पढ़ेंगे अभी, ठीक है? सो लर्निंग आउटकम्स को एक बार स्किप कर रहे हैं, यूनिट ओवरव्यू को भी स्किप कर रहे हैं, सीधा इंट्रोडक्शन में आ रहे हैं दोस्त। In the earlier units of this chapter, we have studied the issue of share capital as a means of raising funds for financing the business activities. पैसा चाहिए, ठीक है भैया, शेयर इशू कर दो। बट शेयर इशू करने से तो पार्टनर बन जाता है सर, मालिक बन जाता है, ओनर बन जाता है। और अगर ओनर नहीं बनाना हो किसी को, तो मालिक नहीं बनाना हो तो, मगर पैसे तो चाहिए, ठीक है, ये देखते हैं। बट विथ इंक्रीजिंग एंड एवर ग्रोइंग नीड्स ऑफ द कॉरपोरेट एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। कॉरपोरेट वर्ड का मतलब है कि आज के दिन में जो बिजनेस एंटिटीज है, जो कॉरपोरेट स्ट्रक्चर में है, सोल प्रोप्राइटर में नहीं है, पार्टनरशिप में नहीं है, कॉरपोरेट स्ट्रक्चर में है। और ये कॉरपोरेट स्ट्रक्चर वाले लोग ज़बरदस्त तरीके से एक्सपैंड कर रहे हैं, काम बढ़ते जा रहा है, ग्रो कर रहे हैं। तो इतना एक्सपेंशन एंड ग्रोथ अगर चाहिए तो दोस्त कहीं ना कहीं पैसे तो चाहिए। ओनर नहीं बनाना है, पैसे चाहिए, तो क्या करें हम? इक्विटी सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग इज नॉट सफिशिएंट, हेंस कॉरपोरेट्स टर्न टू डेट फाइनेंसिंग थ्रू वेरियस मीन्स। अब अपने को कर्जा चाहिए, कर्जा, वेरियस मीन्स, अलग अलग तरीके से कर्जा चाहिए, ठीक है जी। इशूइंग डेट इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का बात नहीं हो रहा मेरे भाई, ठीक है? कोई डॉक्यूमेंट, यहाँ इंस्ट्रूमेंट का मतलब समझ लो डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट समझो एक बार। सो इशूइंग डेट डॉक्यूमेंट्स बाय ऑफरिंग द सेम फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन, जैसे हमने शेयर इशू किया। अब हम चाहते हैं कि भाई पब्लिक आए और सब्सक्राइब करे और हमें पैसे दे, इज वन ऑफ द सोर्सेस ऑफ फाइनेंसिंग द बिजनेस एक्टिविटीज। Debt financing does not only helps in reducing the cost of capital, but also helps in designing appropriate capital structure of the company. डिजाइनिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, ये कैपिटल स्ट्रक्चर वाली बातें हमने रेशियोज में भी किया है। कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब ये पैसे का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है? डिबेंचर इज वन ऑफ द मोस्ट commonly used debt instrument issued by the company to raise funds for the business. तो अपने को चर्चा करना है डिबेंचर के बारे में, क्या है इसका मीनिंग। The most common method of supplementing the capital available to a company is to issue debentures. Supplementing, पता है दोस्त, ये सप्लीमेंटिंग वर्ड का, अब जैसे बोलते हैं ना विटामिन सप्लीमेंट्स, भाई तुम्हारे विटामिन का कमी है तो ये विटामिन की गोलियां खा लो भाई, विटामिन सप्लीमेंट्स बोलते हैं हम लोग। तो जब कोई चीज़ का कमी रहता है तो सप्लीमेंट्स खाते हैं हम लोग। सो कहीं ना कहीं जब पैसों का कमी है तभी हम लोग डिबेंचर लेने जाएंगे, तभी सप्लीमेंट्स चाहिए। अगर मैं एकदम परफेक्टली ऑल राइट हूँ तब मेरे को सप्लीमेंट्स का दरकार नहीं है। सो द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ सप्लीमेंटिंग, क्या चीज़ सप्लीमेंट करे? द कैपिटल अवेलेबल टू द कंपनी। कैपिटल मतलब एक तरीके से पैसे का बात हो रहा है, ठीक है? सर पैसे का बात हो रहा है तो फिर बैंक बोलते हैं हम लोग।
बहुत अच्छा सवाल। मैं वापस से ये बोलूँगा, मैं बिज़नेस चालू किया, मैंने अपने बिज़नेस में 5 करोड़ रुपया लेकर आया मैं। तो एंट्री क्या होता है? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक डेबिट टू कैपिटल। तो 5 करोड़ रुपया जब मैं अपने बिज़नेस में लेकर आया, तो डेबिट साइड में मैंने बैंक को लिखा 5 करोड़ डेबिट किया, और क्रेडिट साइड में कैपिटल को 5 करोड़ क्रेडिट किया। तो अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि कैपिटल मतलब पैसे का बात हो रहा है, तो कैपिटल मतलब पैसे का बात हो रहा है, तो बच्चा बोल रहा है सर पैसे का बात हो रहा है मतलब बैंक का बात हो रहा है, तो बैंक और कैपिटल तो सर अलग है। ये क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में है, तो आज मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, अलग नहीं है भाई, एक ही सिक्के के दो पहलू है। राइट, ये जो पैसा है, यही पैसा आपके बैंक में है, और यही पैसा को हम लोग बोलते हैं आपका कैपिटल। सो प्लीज समझिए, ये सब बातों को समझिए, कंफ्यूज मत होइए। अब हम बात कर रहे हैं कि द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ सप्लीमेंटिंग द कैपिटल अवेलेबल टू अ कंपनी। तो भाई कैपिटल, और बोल रहे हैं बैंक एक ही है, कैसे सर? अब समझ लो, अगर किसी ने 5 करोड़ लाया तो पाँच पाँच इधर, 1 करोड़ और लाया तो बैंक में 1 करोड़ और आया, कैपिटल में 1 करोड़ और प्लस हो गया, तो एक ही तो है। अब पैसा तो पैसा होता है, अब अगर एक एक समझे तो वैसे समझो, पैसा तो पैसा होता है, अब भैया कैपिटल बोल लो या लोन बोल लो, पैसा तो पैसा होता है। ठीक है, सप्लीमेंट चाहिए क्या चीज का? कैपिटल का सप्लीमेंट चाहिए। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल इज मनी। अब ये मनी बाद में जाके मशीन बन रहा है, बाद में जाके ये कंप्यूटर बन रहा है, टाइपराइटर बन रहा है, जो भी है। बिजनेस जब चालू करते हैं तो पैसा होता है एक तरफ, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब हमें डिबेंचर इशू करना है, और पैसे का दरकार है, विच में बी ईदर बी सिंपल और नेकेड। अरे सर ये क्या बात कर रहे हैं, गंदी गंदी बातें कर रहे हैं सर आप। नेकेड मतलब तो नंगा होता है सर। डिबेंचर इशू करेंगे सर, अभी तो आपने कहा कि कुछ कागज इशू करेंगे, कुछ डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट में नंगा नंगा, ओ माय गॉड सर ये क्या बात कर रहे हैं सर। अरे भाई तुम लोग ज़्यादा मत सोचो। टू इशू डिबेंचर्स विच में ईदर बी सिंपल। सर सिंपल तो समझ में आया सर, सिंपल समझ में आया सर, बट सर ये आप क्या बात कर रहे हैं? अरे मैं कहाँ कुछ बोल रहा हूँ यार, ये जो लिखा हुआ है वही पढ़ रहा हूँ मैं। ठीक है, सिंपल और नेकेड कैरिंग नो चार्ज ऑन एसेट्स। सर ये कुछ पल्ले नहीं पड़ा। नो चार्ज ऑन एसेट्स का मतलब बताइए सर। अच्छा जी भैया, डिबेंचर मतलब कहीं ना कहीं किसी से लोन ले रहे हो, लोन, हाँ जी पैसे ले रहा हूँ। अब यार पैसे वापस दोगे, क्या गारंटी है? क्या गारंटी है? एक काम करो, तुम्हारे पास जो ये जो हवेली है ना 5 करोड़ रुपए की, या जो तुम्हारी ऑफिस बिल्डिंग है, ये जो फैक्ट्री है, इसका अधिकार दे दो मेरे को, कि अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो मैं इसको बेच सकता हूँ। तो ये सबको कहते हैं चार्ज ऑन एसेट्स। जब ये अधिकार मिलता है तो चार्ज ऑन एसेट्स बोलते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो सर ठीक है ये तो समझ गया, तो ये नहीं समझ में आया अभी भी, विच में ईदर बी सिंपल और नेकेड कैरिंग नो चार्ज ऑन एसेट्स। मतलब ये सिंपल डिबेंचर है जी, ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा, ये पैसे दे दिया है, आपसे कुछ बोल नहीं रहा है यार कि यार मेरे को पैसे नहीं दोगे तो ये चार्ज ऑन द फैक्ट्री, ये सब बात नहीं कर रहा है, सिंपल आदमी है भाई। तो सर सिंपल आदमी है तो आप उससे पैसे लेकर उसको पैसे नहीं दोगे तो वो ऐसे ही नंगा हो जाएगा सर, क्या बात कर रहे हैं सर, ये सिंपल और नेकेड। अब देखो ये अंग्रेजी का शब्द है तो मैं क्या करूं, बट हिंदी में तो आपने ठीक ही समझा है कि किसी अच्छे भले सिंपल आदमी से पैसे ले लो, और सिंपल आदमी आपको बोला भी नहीं कि भैया कोई गारंटी दो, और बाद में उसको पैसे मत लौटाओ, बेचारा ऐसे नंगा हो जाएगा। तो ठीक है, समझने के लिए जैसे समझना समझो,
हमारा काम तो है भैया इंस्टीट्यूट का मटेरियल को वर्ड बाय वर्ड समझाना, ठीक है। आपका काम है अच्छे से समझना। तो पहला स्टेप है समझना, उसके बाद है उसको और अच्छे से घाटना। सो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और मॉर्टगेज डिबेंचर्स, अच्छा मॉर्टगेज डिबेंचर्स से, तो मॉर्टगेज का तो मतलब ये गिरवी रख दे भाई, तो सिंपल नेकेड एक ही मीनिंग है, ठीक है। मॉर्टगेज डिबेंचर्स का मतलब ये है कि कैरिंग ईदर अ फिक्स्ड और अ फ्लोटिंग चार्ज ऑन सम और ऑल ऑफ द एसेट्स ऑफ द कंपनी। अब जैसे मेरे पास तो फैक्ट्री भी है, लैंड भी है, मोटरसाइकिल भी है, बहुत कुछ है। भैया तुमसे पैसे ले रहे हैं तो तुमने तो सभी के ऊपर अधिकार कर दिया, सबके ऊपर अधिकार। तो यही बताया जा रहा है, फिक्स्ड और फ्लोटिंग चार्ज ऑन सम और ऑल ऑफ द एसेट। सम एसेट मतलब चलो भैया तुम्हारा जो फैक्ट्री है, अरे एक बात बताओ, लोन ले रहा हूँ 2 लाख रुपया का, गाड़ी है मेरे पास 10 लाख का, फैक्ट्री है मेरे पास 10 करोड़ का, तो 2 लाख का लोन के लिए मैं उसको राइट दे दूंगा 10 करोड़ का फैक्ट्री के लिए? कभी नहीं दूंगा। 2 लाख का लोन है, चल मेरा गाड़ी बेच लेना यार, तेरे को 2 लाख नहीं दिया तो गाड़ी बेच लेना। तो ये बात तो समझ में आई सर। बट कुल मिला के मेरे टोटल एसेट्स 5 करोड़ के हैं और मैंने लोन ले लिया 6 करोड़ का। तो वो बोलेगा भैया ऑल दी एसेट्स ऑल, क्योंकि मैं जो तुम्हें पैसा दिया हूँ 6 करोड़ दिया हूँ, तुम्हारा कुल मिला के औकात है 5 करोड़ का, मैं तो तुमसे तुम्हारे औकात से बढ़ के पैसा दे दिया भाई। तो जितने भी एसेट्स है सब पे अपना अधिकार चाहिए, ठीक है। हम्म। सो इससे अभी तक डिबेंचर क्या है समझ में आया? नहीं सर, ठीक है समझते हैं। अ डिबेंचर, अ डिबेंचर is a bond. James Bond? No, no, it's just a bond issued by a company under its seal. सील का मतलब है सिग्नेचर, कि देखो भैया मैं साइन करके दे रहा हूँ। होता है ना भाई, अपने कुछ बात बोल देते हैं। अब पापा मम्मी से ही कुछ बात होता था, तो नहीं नहीं पापा आप तो बोल के भूल जाते हैं, नहीं नहीं बेटा एक काम कर, तू मेरे से लिखवा के साइन करा ले, ठीक है। तो ये इसका मतलब है कि सिग्नेचर का वैल्यू है भाई, साइन कर दिया इसने, तो कंपनी ने साइन कर दिया, तो उसे कहते हैं अंडर अ सील, इशूड बाय द कंपनी अंडर अ सील। साइन करके क्या, क्या चीज का साइन किया? अब पापा ने साइन करके दिया है कि अगर मैं इस बार फर्स्ट आ जाऊं तो पापा मोटरसाइकिल देंगे। अब सिग्नेचर है मोटरसाइकिल, ओके मोटरसाइकिल। अब मैं फर्स्ट आ गया, पापा पापा आपने वादा किया था गाड़ी दिलाएंगे गाड़ी दिलाएंगे, पापा बोलेंगे अरे बेटा मोटरसाइकिल का सिग्नेचर है, ठीक है। सो सिग्नेचर जो है वो क्या चीज का है? इट इज अ सिग्नेचर अंडर अ सील अक्नॉलेजिंग अ डेट। अक्नॉलेजिंग अ डेट, जैसे पिताजी ने सिग्नेचर किया मोटरसाइकिल पे, तो अक्नॉलेजिंग अ डेट, अगर 2 करोड़ का डेट है तो 2 करोड़ का सिग्नेचर है, ठीक है। मतलब दैट सिग्नेचर इज सिग्निफाइंग कि भैया 2 करोड़ रुपया का डेट, 5 का नहीं। देखो 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 भैया देखो साइन देखो कितना का है, 2 का साइन कराते हो और मांगते हो 4, भैया क्या बात कर रहे हो, ठीक है। एंड कंटेनिंग प्रोविजंस एज रिगार्ड्स रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। तो जब हम साइन करते हैं तो उसमें सब बताते हैं कि देखो तुमसे 2 करोड़ लिया है, 10% इंटरेस्ट पे लिया है, क्वार्टरली इंटरेस्ट देंगे, 2 साल बाद हम तुमको 50 लाख देंगे, 3 साल बाद हम तुमको, मतलब 2 साल के और 3 साल बाद हम तुमको 50 लाख और देंगे, और 8th ईयर में मैं तुमको पूरा 1 करोड़ दूंगा, और हर क्वार्टर में तुमको इंटरेस्ट दूंगा, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है आपस में। इफ अ चार्ज, if a charge has been created on any or on the entire assets of the company, the nature of the charge and the assets charged are described therein। अरे भैया ये क्या बात है? चार्ज तो समझ में आया, अब ये चार्ज भी क्या कई प्रकार के होते हैं क्या सर?
क्योंकि ऐसा लिखा है सर कि अगर चार्ज है तो नेचर ऑफ द चार्ज और कौन से एसेट, पूरा डिस्क्रिप्शन उसमें लिखा रहना चाहिए। ऑफ कोर्स लिखा रहना चाहिए ना भैया, क्योंकि 2 लाख रुपया लिया है मैंने, तो मैं बताऊंगा ना कि भैया तुम मेरे इस गाड़ी पर अधिकार है तुम्हारा। ये नहीं कि 2 लाख रुपया देकर तुम मेरे फैक्ट्री पे अधिकार करने आ जाओ कि 2 लाख नहीं वापस हुआ तो 2 करोड़ का फैक्ट्री तुम नीलाम कराने आ रहे हो मेरे पास। माथा खराब है क्या कि मैं 2 लाख रुपया लेकर अपना फैक्ट्री मॉर्गेज कर दूंगा? ठीक है, तो सब कुछ हम लोग लिखेंगे उसमें, ये समझेंगे टाइप्स ऑफ चार्ज क्या है, ये सब आगे सस्पेंस को बना के रखो। अगर यहाँ इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में लिखा है तो आगे इसका डिस्क्रिप्शन भी मिलेगा। ठीक है, सो मैं अपने तरफ से कुछ अभी नहीं बोलना चाह रहा हूँ, आई जस्ट वॉन्ट टू फ्लो विद द फ्लो। ठीक है, इंस्टीट्यूट के फ्लो के साथ अपने मेंटेन करेंगे अपना फ्लो को, और बिल्कुल धोखा नहीं होगा, विश्वास करो। सिंस द since the charge is not valid unless registered with the registrar। अब इसका मतलब है कि भाई पापा ने तो साइन कर दिया, बट भैया देखो अगर किसी बात को मनवाना है ना तो वो सिग्नेचर मम्मी के पास जमा करा दो, क्योंकि पापा कल को इधर उधर करे तो भाई मम्मी को अपने कॉन्फिडेंस में ले लो कि मम्मी मम्मी देखो पापा ने साइन किया था ना, आपको भी एक कॉपी दिया था। तो फिर मम्मी बोलेगा अरे बच्चे को झूठ क्यों बोलते हैं, जब आपने वादा किया था तो कम से कम वादा पूरा करिए, राइट। तो इसीलिए पापा बहुत कुछ वादा करते हैं, बट जब उस डॉक्यूमेंट को साइन करा के अगर हमने मम्मी के पास जमा करा दिया तब तो बस एकदम कन्फर्म है कि अब तो पापा को हम पीछे हटने नहीं देंगे। ठीक है, तो उसी हिसाब से जो भी चार्ज है उसका वैल्यू तभी रहेगा जब हम मम्मी के पास लेके जाएंगे। तो मम्मी कौन है यहाँ पर? रजिस्ट्रार। ठीक है, एंड द सर्टिफिकेट रजिस्टरिंग द चार्ज इज प्रिंटेड ऑन द बॉन्ड। तो देखो बकायदा पूरा चार्ज जो है एसेट के ऊपर उसका एक सर्टिफिकेट मिलेगा, और वो बॉन्ड के ऊपर, बॉन्ड इज लाइक डिबेंचर। ठीक है, बॉन्ड मतलब क्या होता है पता है? बॉन्ड इज अ प्रॉमिस। बॉन्ड का मतलब है कि भाई हमने आपसे जो पैसा लिया है, ठीक है, कंपनी का सील। ठीक है, एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, अपने पास तो इंटरनेट का ज़माना है, डिबेंचर, just see this। सो आप भी आराम से देख सकते हैं। तो आगे बढ़ाते हैं काम को। It is also customary to create a trusteeship in favor of one or more persons in the case of mortgage debentures। The trustees of debenture holders have all powers of a mortgage of a property and can act in whatever way they think necessary to safeguard the interest of debenture holders। एक ट्रस्टीशिप मतलब क्या है कि देखो भाई कंपनी, हमने रजिस्ट्रार के पास भी चले गए तो एक तरीका का प्रोटेक्शन, क्योंकि बहुत लंबा पैसा दे रहे हैं तो हमको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, ये मेरा अधिकार है। आई वॉन्ट माई प्रोटेक्शन। मैं चाहता हूँ कि भाई चलो ठीक है, मेरे को लालच है कि मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा, बट ऐसा नहीं हो कि 5 करोड़ रुपया आपने मेरे से ले लिया है
5 लाख रुपया का इंटरेस्ट का वादा किया है, 6 महीना साल भर तो चलो इंटरेस्ट मिला, उसके बाद गया, सब कुछ गया। तो ये इतना बड़ा रिस्क हम नहीं ले सकते हैं जी, क्योंकि 5 करोड़ तो कुछ भी नहीं है जी, 5-500 करोड़, 5-5 हज़ार करोड़ का बात हो जाता है। सो एक काम करिए, वी विल ऑल्सो नीड अ ट्रस्टीशिप। ठीक है, मेरे को इस आदमी पर ट्रस्ट है, ये बंदा जो है ये अपना ध्यान रखेगा भाई, अगर तुम कुछ गड़बड़ करते हो तो इसके ऊपर मेरे को भरोसा है, ये तुम्हारा फैक्ट्री वैक्ट्री बेच के भी मेरे को पैसा देगा। तो भाई भरोसा हमने, और देखो इतना बड़ा पैसा का ट्रांजैक्शन, अगर मेरी नीयत साफ है कि भैया चिंता मत कर, तुमसे जो मैं पैसे ले रहा हूँ, मैं कोई जुआ नहीं खेलने वाला हूँ, मैं बिजनेस करूँगा, अच्छा काम करूँगा, मैं पैसे कमाऊँगा, प्रॉफिट करूँगा, और मेरा प्रॉफिट इतना होने वाला है कि मैं भी सरवाइव करूँगा और तुम्हें इंटरेस्ट भी दूंगा, और आने वाले समय पे तुम्हारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको भी लौटाऊंगा। डोंट वरी, मेरा एकदम फुल प्रूफ प्लान है, मेरा कहीं धोखा नहीं होने वाला है मेरे साथ। और तुम भी देखो हम क्या क्या काम करते हैं, कितना प्रॉफिट्स हमने किया है 2-3 साल पहले, हमारा प्रॉफिट्स और बढ़ते जा रहा है, बट प्रॉफिट्स बढ़ाने के लिए हमको एक्सपेंशन चाहिए, हमको और ब्रांचेस खोलेंगे। ठीक है, अब इमेजिन करो मैकडोनल्ड्स, अब मैकडोनल्ड्स इंडिया में बस कदम रखा है और दे दनादन भाई पूरा इंडिया क्रेजी हो गया है, बर्गर खाना है, बर्गर खाना है। अब उनको मालूम है कि इंडिया का पॉपुलेशन हाई है, दे वांट टू गो इनटू टायर 2 सिटीज, विलेजेस, एवरीवेयर दे वांट टू एक्सपैंड। बोला भैया देखो, मेरा एक मैकडोनल्ड का टिकिया का दाम 10 रुपया, और हम लोग तो इंडियंस को 150 रुपया में बेच रहे हैं, इतना बड़ा मुनाफा है यार, टेंशन लेने का नहीं, अपना धंधा नुकसान होने का ही नहीं है, खाने पीने का आइटम है यार, एकदम देखो जबरदस्त प्रॉफिट कर रहे हैं हम लोग। तो ठीक है, फिर भी तुमको जो ट्रस्टी व्रस्टी जो बनाना अपने को मंजूर है यार, अपने को एक बार पैसा दे, तुम जब तक टेंशन में रहेगा तब तक मैं तेरा इंटरेस्ट प्लस पैसा सब लौटा देगा भाई। ओके, सेक्शन 230 of the Companies Act 2013 defines debentures as debenture, includes debenture stock, bonds or any other instrument of a company। मैंने कहा ना डॉक्यूमेंट है, ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट को लेकर ज़्यादा परेशान मत होना। ये ऐसा है कुछ भी हो जहां पर एक प्रूफ है, प्रूफ है, एविडेंसिंग अ डेट, प्रूफ है कि भैया तुमको मेरे को पैसे लौटाना है, मैं कंपनी हूं और मैं बोल रहा हूं कि हाँ भैया मैंने तुमसे पैसे लिए हैं और मैं लौटाऊंगा। वेदर कॉन्स्टिट्यूटिंग अ चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी और नॉट। अब इसका ये मतलब नहीं है कि जिस डिबेंचर्स पे चार्ज है वही डिबेंचर है। तो पहले ही चर्चा हो गया, सिंपल डिबेंचर हो या मॉर्गेज डिबेंचर हो, इसीलिए नाम तो डिबेंचर ही दिया गया है, राइट। तो ये है ना शुरू में जो हमने पढ़ा है, सिंपल और नेकेड कैरिंग नो चार्ज ऑन एसेट्स, या मॉर्गेज कैरिंग चार्ज। ठीक है, 10 इट इज क्लियर फ्रॉम डेफिनेशन दैट डिबेंचर में बी सिक्योर्ड डिबेंचर और अनसिक्योर्ड डिबेंचर। अब सर ये नया नया शब्द आप लाते जा रहे हैं सर, हम लोग बच्चे हैं, हम लोग का कैसे समझ में आएगा। देखो भैया, सिक्योर्ड का मतलब क्या है, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड का मतलब क्या है, पहले एकदम सिंपल समझो। सर मैं समझता हूं सर अनसिक्योर्ड क्या होता है, मेरे पास पापा नहीं है सर, हम लोग को इनसिक्योरिटी पता है सर, इनसिक्योरिटी मतलब डर सर, डर, कल का दिन कमाई कहां से आएगा, घर में कैसे खाना बनेगा हमें पता है सर, वी आर इनसिक्योर्ड पीपल, वी डोंट नो, डरे हुए हम। तो इनसिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड या इनसिक्योर्ड, जहां एक फियर है, यहां प्रोटेक्शन है। तो प्रोटेक्शन बताओ कहां होगा, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, अगर किसी को पैसे देने के बाद उसके एसेट्स पे चार्ज है, अधिकार है, तो प्रोटेक्टेड फील करेंगे, प्रोटेक्टेड फील करेंगे तो हम सिक्योर्ड फील करेंगे, तो उसी को कहते हैं सिक्योर्ड डिबेंचर्स। कोई डाउट है आपको, बताइए।
और जहाँ पैसे भी दे दिए, सिक्योरिटी भी नहीं मिला, फिर भी पैसे दे दिए, इसे कहते हैं अनसिक्योर्ड डिबेंचर। सर फिर अगर अपने सिक्योर्ड नहीं है तो फिर पैसे क्यों दिए सर? ये तो बड़ा खतरा वाला काम किया, डरे हुए हम लोग, वी आर इन फियर। तो फिर दरकार क्या था सर पैसे देने का? अब एक बात बताओ मेरे को, जैसे अभी मैंने कहा कि भाई पिताजी तो नहीं रहे, बट पिताजी ने 50 लाख रुपया 50 लाख रुपया पिताजी ने माताजी को देकर चले गए वो। अब मम्मी को लग रहा है कि ये 50 लाख लेकर माँ तो बिजनेस कर नहीं सकती है, माँ को भरोसा अब किसी के ऊपर रहा नहीं है। एक बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है, बहुत बड़ी कंपनी, लोगों से 50-50 करोड़ रुपया लोगों ने दे रखा है, और जो 50 करोड़ दे रखे हैं उनको 50 लाख रुपया महीना का ब्याज मिलता है। हाँ ठीक है, ये बड़ा पैसा दे रखे तो इनको भैया सिक्योरिटी भी चाहिए, तो लोग इनको ये पूरा मॉर्गेज वॉर्गेज का पेपर वेपर करा रखे हैं। मैं तो गरीब महिला 50 लाख रुपया, बट ये कंपनी के जो ओनर है भाई अपने रिश्तेदार है, दूर के जान पहचान वाले हैं, परिचय में है, अपने को भरोसा है इनके ऊपर, कैसे भी मेरा 50 लाख रुपया इस कंपनी में चला जाए तो ये कंपनी मेरे को हर महीना का 50,000 रुपया देगा, 1% पर मंथ, मतलब 12% पर एनम। तो सर ये अगर ऐसा बात है तो सर ये 50 लाख बैंक में भी तो रखवा सकती है सर, बैंक इज मोर सेफ। यू आर एब्सोल्युटली राइट, बट बेटा बैंक तो देगा 6% पर एनम, या हो सकता है 4% पर एनम, तो बैंक में रखने से 25,000 मिलेगा, और बेटा बच्चे बड़े हो रहे हैं, 25,000 रुपया महीना में घर कैसे चलाऊं मैं, राइट? तो सर बैंक 6% दे रहा है, ये कंपनी 12% क्यों दे रही है? क्योंकि ये व्यापारी कंपनी है, बिजनेस कंपनी है, बिजनेस का मुनाफा ज़्यादा है, इसका 20% का कमाई होगा, तो ये आराम से 12% दे सकता है। बैंक नहीं देगा, क्यों नहीं देगा? क्योंकि बैंक तो इन लोगों को पैसा देती है, ये जो बड़े बड़े व्यापारी है, कंपनी है, ये बैंक से पैसा लेते हैं, तो बैंक इनको 8-9% में पैसा देती है, आपको 6% देती है, तो ये बैंक का धंधा है, आपको देगी 6 और उनको उनसे लेगा 9। तो आई बिलीव कि ये सब चीज़ तो आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है? नहीं भी पता हो तो चलो मैंने एक बार और इसका डिस्कशन कर लिया, डिस्कशन करने में हम कंजूसी नहीं करते, ठीक है, डिस्कशन करते रहना चाहिए। सो ये अनसिक्योर्ड डिबेंचर है, बट फिर भी कहीं ना कहीं कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी ये डिबेंचर है, हमने दे दिया जी, 50 लाख दे दिया, और उन्होंने ठीक है लिख के दे दिया कि हाँ भी तुम्हारा 50 लाख है, अरे वो उन्होंने लिख के दे दिया, उसी में हम बहुत खुश है, ठीक है, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी का दरकार ही नहीं है, वो अपने आप में सिक्योरिटी है मेरे लिए। नोट, नो कंपनी शैल इशू एनी डिबेंचर कैरिंग एनी वोटिंग राइट्स। सर ये क्या मतलब हुआ? ये क्या मतलब हुआ? भैया देखो, वोटिंग राइट्स किसको मिलता है पहले ये बताइए आप, वोटिंग राइट्स का मतलब क्या है? वोटिंग राइट्स का मतलब है कि वो मिलता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को। अब डिबेंचर को भी अगर ये राइट मिल जाए तो डिबेंचर और इक्विटी में फर्क क्या रह गया, पहले तो ये बताइए। और मजा का बात यह है कि डिबेंचर बोल के ये जो इंटरेस्ट जो देते हैं हम लोग, ये इंटरेस्ट को हम लोग प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज करते हैं। डिबेंचर इंटरेस्ट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट अगर मेरा 50 करोड़ का था और उसमें 10 करोड़ रुपया इंटरेस्ट है, तो मेरा प्रॉफिट हो गया 40 करोड़, अब टैक्स लगेगा 40 करोड़ पे, ठीक है। और शेयर होल्डर को जो डिविडेंड मिलता है वो 50 करोड़ है, अब उसके ऊपर हमने टैक्स दिया, और उसके बाद अब हम लोगों को समझ लो जो भी बांटना है बांट दो भैया। तो कुछ भी काम ऐसा मत करो कि नाम का सिर्फ डिबेंचर है, अधिकार पूरा शेयर होल्डर वाला है,
तो ये तो आंखों में धूल झोंकने वाली बातें हो रही है। तो इसीलिए क्लैरिटी के साथ बता दिया गया है कि कोई भी कंपनी, नो कंपनी शैल इशू एनी डिबेंचर कैरिंग एनी वोटिंग राइट्स। तो आई होप कि दिस इज ऑल्सो क्लियर। चलिए आगे देखते हैं फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स। सो काफ़ी डिस्कशन हमने कर लिया है, अब फीचर अपने समझ लेंगे। जो डिस्कशन किया है उसी को बस समराइज वे में अगर पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। इट इज़ अ डॉक्यूमेंट विच एविडेंसेस अ लोन मेड टू अ कंपनी। कंपनी को हमने लोन दिया जी, बड़ी कंपनी है तो क्या हुआ, देखो देखो मैं लोन दिया, मेरे पैसे से कंपनी काम कर रही है। सो इट इज़ अ डॉक्यूमेंट which evidences a loan made to a company.
It is a fixed interest bearing security where interest falls due on specific dates. ठीक है भाई, स्पेसिफिक डेट का मीनिंग क्या है? अब यार अगर अलग अलग लोगों को अलग अलग डेट देंगे तो भाई समझ लो 1 लाख लोगों को के पास है और हर दिन कोई ना कोई बैठा हुआ है, तो फिर स्पेसिफिक डेट है, लेट्स से 15th ऑफ एवरी क्वार्टर, लेट्स से 15 मार्च है, 15 अगस्त है, तो अपने अकाउंटेंट को पता है ना कि भैया इस डेट को इंटरेस्ट देना है, तो प्लानिंग भी हो सकता है. इंटरेस्ट इज पेबल एट अ प्री डिटरमाइंड फिक्स रेट रिगार्डलेस ऑफ द लेवल ऑफ प्रॉफिट. भैया तुम्हारा प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा है, ये तो हम शेयर होल्डर नहीं है, ठीक है? हमको तुम्हारे प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है, अपने को अपना इंटरेस्ट से मतलब है. द ओरिजिनल सम इज रीपेड एट अ स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट और इट इज कन्वर्टेड इनटू शेयर्स और अदर डिबेंचर्स. मतलब इन फ्यूचर ऐसा भी हो सकता है कि चलो अब तुमको मालिक बना देते हैं, शेयर होल्डर बना देते हैं, ठीक है? या अदर डिबेंचर्स, मतलब चलो तुम्हारा डिबेंचर 12% वाला है, हम कन्वर्ट कर देते हैं 15% वाले में. कुछ भी आपस में जैसा उन लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगा. सर 12 से 15 क्यों होगा या 12 से 10 क्यों होगा, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट डिस्कशंस, ठीक है? एज पर द मार्केट सिचुएशंस, ठीक है? मार्केट अपने आप में सब कुछ लेवल आउट कर देता है. सो लेट्स अज्यूम कि एज पर द मार्केट सिचुएशन. It may or may not create a charge on the assets of a company as security. So ये तो अपने बात कर चुके हैं. It may or may not create. It can generally be brought or sold through stock exchange at a price above or below its face value. तो ये तो अपने को पता है फेस वैल्यू क्या है, तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया है. अब चार्ज के बारे में कुछ लिख रखा है दोस्तों. चार्ज इज एन इनकम्बरेंस टू मीट द ऑब्लिगेशन अंडर द ट्रस्ट डीड whereby the company agrees to mortgage specific portion either by way of first or second charge. सर अब ये फर्स्ट एंड सेकंड चार्ज किया है, ठीक है? इसका भी चर्चा करेंगे हम लोग. फर्स्ट एंड सेकंड तो समझ लो ना कि भाई पहला हमने इसको कर रखा है, अरे इसको भी कर रखा है, हमको भी कर दिया, ठीक है? सच चार्ज implies right of lenders to secure the payment from such assets or from the liquidator in the event of winding up or from the company when the charge becomes void. So let's wait for intermediate, ठीक है? और डिटेल डिस्कशन इंटरमीडिएट लेवल पे कर लेंगे. अभी फाउंडेशन लेवल पे है मेरे भाई. सो अभी फाउंडेशन लेवल पे सिर्फ फेमिलियर होना है, एग्ज़ाम देना है, और इनका पूरा डिटेल डिस्कशन इंटरमीडिएट में होना है, ठीक है? सो लेट्स अंडरस्टैंड एंड उसी प्रकार से पढ़ाई करते हैं हम लोग. अब आइए डिस्टिंक्शन समझ लेते हैं कि शेयर्स एंड डिबेंचर में क्या डिस्टिंक्शन है. डिबेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी. ऑफ कोर्स मेरे को पैसा देना है. क्रेडिटर्स, डेटर्स मतलब जिससे मेरे को पैसा लेना है, क्रेडिटर मतलब मेरे को देना है. तो मैंने पैसा लिया है, लोन लिया है, तो ऑफ कोर्स मेरे को पैसा देना है, तो दे आर द क्रेडिटर्स. बट शेयर होल्डर्स मालिक होते हैं. शेयर होल्डर्स मालिक होते हैं, आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है? डिबेंचर होल्डर्स हैव नो वोटिंग राइट्स and consequently do not pose any threat to the existing control of the company. अभी थोड़ा देर पहले हमने वोटिंग राइट्स का बात किया. तो वोटिंग राइट्स, देखो वोटिंग से बहुत बड़ा चीज़ हो सकता है. भाई हम डायरेक्टर चेंज करेंगे, हम क्लॉज चेंज करेंगे, हमने कुछ भी चेंज करना है, हम ये धंधा नहीं करेंगे, हम ये करेंगे. तो भाई मेरे धंधा तो मेरा बिजनेस सिक्योर्ड है ना. तुमने पैसे दिए, तुमको इंटरेस्ट मिलेगा, उससे ज़्यादा तुम अपना टांग नहीं अड़ा सकते हो. मेरे अफेयर्स, मेरे बिजनेस अफेयर्स में तुम बहुत ज़्यादा इंटरफियर नहीं कर सकते हो.
shareholders have voting rights and consequently control the total affairs of the company. So I believe कि ये एकदम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. वाह, 10 पॉइंट है भाई. डिबेंचर इंटरेस्ट इज पेड at a predetermined fixed rate. It is payable whether there is any profit or not. Debenture ranks ahead of all types of shares for payment of the interest due on them. All types of shares, क्या ये प्रेफरेंस शेयर के तरफ इशारा कर रहे हैं? क्योंकि प्रेफरेंस को भी पैसा देना पड़ता है. तो डिबेंचर बोल रहे हैं भैया पहले हम हैं. ठीक है, पहले हम हैं. वैसे भी ए बी सी डी ई एफ बोलते ना, डी पहले आया पी से. ठीक है, तो डी पहले आ गया. तो वैसे भी आप लोग याद करना चाहो तो कर सकते हैं. डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स इज पेड एट वेरिएबल रेट. देखो यहां था फिक्स रेट, प्रीडिटरमाइंड फिक्स रेट था. तो यहाँ ये बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ कोई फिक्स रेट नहीं है, अपना घर का बच्चा है, शेयर होल्डर्स अपना ही है. मुनाफा बहुत कर लिया तो ले बेटा स्विट्जरलैंड घूम के आ, और नहीं मुनाफा किया, कुछ नहीं किया तो भैया एक काम कर, घर ही पे रहे, घर ही पे पार्टी कर ले. ठीक है, तो डिविडेंड वालों का तो ये हाल है. बट जो पड़ोसी से अगर हमने पैसा ले लिया तो पड़ोसी को तो नहीं मतलब है ना कि तुम्हारे घर में खाने का भी पैसा है या नहीं. वो बोलेगा भैया मैंने उधार दिया था, चल चुपचाप फटाफट मेरे को अपना इंटरेस्ट दे. सो वही वाला कहानी है ये. So, dividend on equity share is paid at variable rate, which is vastly affected by the profits of the company. वही भाई, प्रॉफिट आया, मुनाफा आया तो चल बच्चे तुम लोगों को स्विट्जरलैंड लेके जा रहे हैं, 5 स्टार होटल में रुकेंगे. और प्रॉफिट नहीं है तो बेटा घर पे रहना प्लीज बेटा. ठीक है, बट पड़ोसी पैसा लेकर जाएगा, उसको कोई मतलब नहीं तुम्हारे प्रॉफिट से. However, dividend on preference shares is paid at a fixed rate. ठीक है, तो ये इन्होंने ये भी बता दिया कि देखो प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो भी समझ लो डिबेंचर वाले के जात भाई है मोरलेस. तो इन्होंने डिफरेंशिएट कर दिया शेयर, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस वालों के ऊपर. ओके, नेक्स्ट. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स आर द चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, जो मैंने बताया था आपको थोड़ी देर पहले. एंड दे आर डिडक्टेबल एज एन एक्सपेंस इन डिटरमाइनिंग टैक्सेबल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी. ये पूरा कैलकुलेशन अभी जस्ट थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया हमने. डिविडेंड्स आर अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड दीज आर नॉट डिडक्टेबल इन डिटरमाइनिंग टैक्सेबल प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी. There are different kind of debentures. ठीक है, there are only two kinds of shares, equity shares and preference shares. बट यहाँ कहानी आगे भी है, इस पे आगे भी कहानी है. डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिबेंचर्स होते हैं, सच एज सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, ये तो आप समझ चुके हो. रिडीमेबल, इररिडीमेबल. सर रिडीमेबल मतलब तो पैसा वापस मिल जाएगा, इररिडीमेबल मतलब पैसा वापस नहीं मिलेगा. सर पैसा देंगे और पैसा वापस नहीं मिलेगा, ऐसा क्यों हो सकता है? हो सकता, मैं देखो मैं भी अभी नहीं जानता, जैसे आप नहीं जानते हो मैं भी नहीं जानता हूँ. ऐसा मेरे को लग रहा है, हो सकता है कि इंटरेस्ट ही इतना ज़्यादा होगा उसमें. एक होता है ना कि देखो जब पूरा बाजार तुमको 10% करके दे रहा है, और मैं बोला देख भाई मैं तेरे को 15% करके दे रहा हूँ और 20 साल तक दूंगा, तो 5% इंटू 20 100% हो गया एक्स्ट्रा. अपना अपना सौदा करने का स्टाइल है ये. चल चल, नहीं नहीं फिर तो बात तो बराबर है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी ये सब का फंडा लगा. चल ठीक है यार, 15 नहीं तेरे को 16% देता हूँ 20 साल तक, तो 20% और एक्स्ट्रा बढ़ गया. तो कुछ भी हो सकता है कि चल तुम इस रेट पे ले ले, बट इररिडीमेबल, अब रिडीम करने का कोई दरकार नहीं. रजिस्टर्ड, बेरर, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल एटसेट्रा.
तो ये सब जो अगर नहीं भी अभी समझ में आ रहा तो आगे करेंगे चर्चा, सो वी कैन वेट फॉर दैट टाइम। इन द कंपनीज बैलेंस शीट डिबेंचर्स आर शोन अंडर लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अच्छा, अब देखो कितना बात होता है एक छोटा सा डिबेंचर के लिए, कितनी बड़ी बड़ी कहानियां हैं, कहाँ बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, तो भाई सब पता होना चाहिए ना आपको। और बेसिकली अगर कॉन्सेप्ट सही है तो आपको लगेगा अरे यार क्या पका रहा है यार, ये सब तो समझ में आता है मेरे को। बट भैया समझना पूरा एक बार अच्छा से समझ लो, फाउंडेशन पे अच्छे से समझ लो, इंटरमीडिएट पे इसका और डिटेल चर्चा। और देखो ये तो अभी सिर्फ बेस बनाया जा रहा है, जैसे घर पे दीवारों पे पेंट होता है ना, तो प्राइमर का कोटिंग है भाई ये। आगे इनके ऊपर बहुत डिटेल चर्चा है। इन द कंपनीज बैलेंस शीट शेयर्स आर शोन अंडर द शेयर होल्डर्स फंड डिटेल्ड इन शेयर कैपिटल ऑफ नोट्स टू अकाउंट्स। तो पूरा डिटेल कहाँ मिलता है? नोट्स टू अकाउंट्स में। Debentures can be converted into another debentures or shares as per the terms of issue of debentures। हाँ भैया, इसका जात को बदल सकते हैं हम लोग, ठीक है, लो क्वालिटी को हाई क्वालिटी बना सकते हैं, बट जो ऑलरेडी हाईएस्ट क्वालिटी पे है उसको कैसे चेंज करेंगे? उसको नहीं कर सकते। शेयर्स कैनॉट बी कन्वर्टेड इनटू अदर शेयर्स इन एनी सर्कमस्टांसेस। मतलब पानी में वाटर में दूध मिला मिला के उसका क्वालिटी को दूध जैसा कर सकते हैं। बट अब दूध में और क्या मिलाएं हम? दूध में तो दूध ही मिलाया जा सकता है, तो दूध में दूध मतलब शेयर होल्डर मतलब प्लस शेयर होल्डर। आया बात समझ में दोस्त? डिबेंचर्स कैन नॉट बी forfeited फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स मनी। हाँ भैया, ये तो मेरा इच्छा है, नहीं देंगे, भरोसा उठ गया आपके ऊपर से, नहीं देना चाहते अपना पैसा। बट शेयर्स can be forfeited for non-payment of allotment or calls money. At maturity, debenture holders get back their money as per the terms and conditions of redemption. Equity shareholders cannot get back their money before the liquidation of the company. However, preference shareholders can get back their money before liquidation. ठीक है, समझ में आ रहा है ये बात? At the time of liquidation, debenture holders are paid off बिफोर द शेयर होल्डर्स। पहले मिलेगा इनको, मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर से भी पहले। एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन शेयर होल्डर्स आर पेड एट लास्ट। भाई देखो सिंपल सा बात है, पड़ोसियों से पैसा ले रखा मैंने, तो इज्जत बोलकर भी तो कोई चीज होती है ना भाई, तो पहले पड़ोसियों को पैसा दो, ठीक है। लेट्स से पड़ोसी, रिश्तेदार और सगा बेटा, आफ्टर पेइंग डिबेंचर होल्डर्स ट्रेड पेबल्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये बात तो एकदम दुरुस्त समझ में आई आप लोगों को। अब अपने को देखना टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। द फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ डिबेंचर्स issued by a company. They can be classified on the basis of security। अभी अपने जो बात करके आए हैं उसी का डिटेल्ड अब आ रहा है चर्चा। सिक्योरिटी, कन्वर्टेबिलिटी, परमानेंस, निगोशिएबिलिटी एंड प्रायोरिटी। तो आइए डिबेंचर्स को एक मोरलेस तो हमने समझ लिया कि चलो डिबेंचर मतलब भैया कंपनी को पैसा दिया हमने, कंपनी ने साइन वाइन करके दे दिया, हाँ भैया तेरे से पैसा लिया है, ठीक है। अब इस पर और जो
अंदरूनी बातें हैं, घुमा घुमा के जलेबी की तरह। आइए उसको समझते हैं, सिक्योरिटी को समझते हैं पहले। सिक्योर्ड डिबेंचर्स, these debentures are secured by a charge upon some or all assets of the company। ये बात तो ऑलरेडी समझ चुके हैं हम लोग। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। अच्छा, हाँ हाँ सर, उस समय कुछ था कि कौन सा टाइप का चार्ज। तो भैया दो टाइप का चार्ज, फिक्स्ड चार्ज, फ्लोटिंग चार्ज। सर क्या चार्ज, क्या सर फ्लोट करता है क्या सर? अब ये बात तो भैया देखो हमको तो नहीं पता, चार्ज से पूछना होगा कि भैया तुम कहाँ फ्लोट करते हो, डूबते हो क्या? भैया फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग, तो कहीं फ्लोटिंग तो मतलब डूबना नहीं है, फिक्स तो फिक्स है। सर समझ में नहीं आ रहा है सर, क्या है? अरे भैया तो वेट कर लेना भाई, धीरे धीरे दिमाग में डाल, एक साथ सब कुछ समझ लेगा ना। देखो ब्रेन में हल्के हल्के, जब कोई नया चीज़ पढ़ते हैं बहुत रिलैक्स होके आराम से, जैसे लाइब्रेरी में बुक स्टोर करते हैं ना हम लोग, तो अलग अलग सेक्शंस बनाना पड़ता है ब्रेन में भी। अच्छा ये सेक्शन बनाया हमने, अब इस सेक्शन के अंदर घुसाना है चीज़ को, फिर एक अलग सेक्शन बनाया, इस सेक्शन के अंदर घुसाना है। तो ब्रेन को अलग अलग कंपार्टमेंटलाइज करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। ठीक है, रिलैक्स होके आराम से विश्वास के साथ पढ़ो, सब समझ में आएगा। अ फिक्स चार्ज इज अ मॉर्गेज ऑन स्पेसिफिक एसेट्स। तो चलो भैया फिक्स का समझ में आ गया, फिक्स्ड है ये, इस पर्टिकुलर स्पेसिफिक एसेट पे अपना अधिकार है जी। ठीक है, अगर आप पैसे नहीं देते हो तो वापस, तो मैं कुछ करूंगा जिससे मैं ये एसेट बेचने का चेष्टा करूंगा कि भैया मेरे को मेरे पैसे मिल जाए। हालांकि मेरे को आपके एसेट पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को मेरे पैसे पे इंटरेस्ट है, पैसे पे इंटरेस्ट है और पैसे पे इंटरेस्ट भी मिलता है। ठीक है, these assets cannot be sold विदाउट द कंसेंट ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स। अच्छा ये बात भी, अरे हाँ भाई, अब सोचो पैसे ले लिए, हाँ हाँ ठीक है ले लो ना, मेरे फैक्ट्री पे तुम्हारा हाँ अधिकार, तुमको पैसे नहीं मिलेंगे तो तुम मेरे फैक्ट्री बेच लेना। अरे तू क्या बेचेगा, तेरे पैसे भी हजम कर लूंगा और मैं अपनी फैक्ट्री भी बेच लूंगा। नहीं भाई, तो फिर चार्ज का मतलब क्या हुआ? चार्ज का तो मतलब ही यही है कि ये एसेट आप बिना डिबेंचर होल्डर के कंसेंट के, मतलब आप ये एक तरीका से ये आपके पिताजी हो गए, पापा पापा वो बेच लूं, नहीं हट, बेचने का बात करते हो। ठीक है, मतलब बेचने का अधिकार एक तरीका से डिबेंचर होल्डर के पास आ गया। कल को तू मेरा पैसा नहीं दिया तो भैया तेरा ये फैक्ट्री मैं बेचूंगा, तू नहीं बेच सकता है, क्योंकि अगर तूने बेच लिया भाई तो मैं तो गया काम से। ठीक है, द सेल प्रोसीड्स of these assets are utilized first for repaying debenture holders। सर ये नहीं समझ में आया, अभी तो आप बोल रहे थे कि भाई इनके बिना कंसेंट के नहीं बेच सकते, फिर आप बोल रहे हैं द सेल प्रोसीड्स ऑफ दीज एसेट्स आर यूटिलाइज फर्स्ट फॉर रीपेइंग द डिबेंचर होल्डर्स। इसका मतलब है अकेले अकेले चुपके चुपके चोरी चोरी नहीं बेच सकते हैं, डिबेंचर होल्डर को बुलाओ, अरे देख भाई अपना हालत खराब है, तेरे को भी तो पैसे देने हैं ना, हाँ मेरे को देना है, देख भाई मेरा फैक्ट्री बिकेगा 5 करोड़ में, भाई तेरे को 2 करोड़ देने हैं मेरे को। ठीक है, तो भैया बेच लूँ क्या? तेरे से पूछना था क्योंकि तूने 2 करोड़ रुपए दे रखे हैं, तो तेरे को बता के बेच रहा हूँ, कोई धोखा नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ठीक है, उसके बीच में भी एमओयू वगैरह साइन हो जाते होंगे आपस में कि ऐसे ऐसे काम करेंगे हम लोग। तो बेच लिया हमने जी, अब क्योंकि बेच लिया है तो लिखा हुआ द सेल प्रोसीड्स ऑफ दीज एसेट्स आर यूटिलाइज फर्स्ट फॉर रीपेइंग डिबेंचर होल्डर्स। तो डिबेंचर होल्डर ने भी कहा हाँ भैया बेच ले, तुम तो इंटरेस्ट इंटरेस्ट टाइम पे नहीं दे पा रहे, तेरा हालत खराब है, भैया मेरे को क्या एसेट तेरा, बेच ले, मेरे को मेरा पैसा पहले मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया बेच लिया और मेरे को मेरा पैसे नहीं मिले,
तो मैं अधिकार से भी गया और तूने मेरे को पैसे भी नहीं दिए। A floating charge generally covers all the assets of the company इंक्लूडिंग फ्यूचर वन। अरे भैया, जो अभी तक एसेट आया नहीं उस पर भी मेरा अधिकार, इसे कहते हैं फ्लोटिंग चार्ज। ठीक है। अनसिक्योर्ड और नेकेड डिबेंचर्स, दीज डिबेंचर्स आर नॉट सिक्योर्ड। अच्छा, फिक्स फ्लोटिंग समझ में आया दोस्त? फिक्स मतलब तो एक पर्टिकुलर एसेट, फ्लोटिंग मतलब भाई पूरा एसेट्स तेरे पास है, वो भी मेरा, जो आने वाला है वो भी मेरा। ठीक है। These debentures are not secured by any charge upon any assets. A company merely promises to pay interest on due dates and to repay the amount due on maturity date. These type of debentures are very risky from the viewpoint of investors. भैया, जिसने पैसा दिया उसके लिए रिस्की है, जिसको पैसा मिला है उसको क्या रिस्क है भाई? मेरे को तो पैसा मिला है, तो अपने को क्या रिस्क है? Convertibility, convertible debentures. These are debentures which will be converted, will be, okay? क्योंकि पहला नाम ही दिया हुआ कन्वर्टिबल, तो शुरू में ही जब हम पैसा लेते हैं तो उसी समय ऐसा बात हो चुका रहता है कि देखो भाई, these debentures are which will be converted into equity shares either at par or premium or discount after a certain period of time from the date of its issue. These debentures may be fully or partly convertible, fully or partly। ठीक है, इसका मीनिंग आपको पता है। In future, these debenture holders get a chance to become the shareholder of the company। मतलब इट्स लाइक अ मैटर ऑफ प्राइड कि अब तुमको भी अपना परिवार का हिस्सा बना लेंगे भाई। सो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, as the name suggests, cannot be converted into shares in future as per the terms of issue। These debentures are repaid। पैसा मिल जाएगा तुमको, मालिकाना का अधिकार नहीं देंगे। परमानेंस, redeemable debenture, these debentures are repayable as per the terms of issue, for example after 8 years from the date of issue। Irredeemable debentures, these debentures are not repayable during the lifetime of the company। These are called perpetual debentures। These are repaid only at the time of liquidation। ठीक है दोस्त, only at the time of liquidation। Negotiability, registered debentures, these debentures are payable to a registered holder whose name, address and particulars of holding is recorded in the register of debenture holders। They are not easily transferable। The provision of the Companies Act 2013 are to be complied with for effecting transfer of these debentures। Debenture interest is paid either to the order of registered holder एज एक्सप्रेस्ड। भाई रजिस्टर्ड होल्डर है, भाई एकदम नाम पूरा रजिस्टर्ड है, तो वो अगर बंदा बोलेगा कि एक काम करो, इसका इंटरेस्ट इस भाई साहब को दे दो, तो दे देंगे। इन अ वारंट इशूड बाय अ कंपनी और टू द बेरर ऑफ इंटरेस्ट कूपन्स। अब ये सब जो नहीं समझ में आ रहा, आगे करेंगे बात तब समझ में आएगा। बेरर डिबेंचर्स, बेरर मतलब
बेयर भालू वाला बात नहीं हो रहा, बेरर मतलब किसके पास है, हु इज होल्डिंग दिस डिबेंचर। These debentures are transferable by delivery. These are negotiable instruments payable to the bearer. No kind of record is kept by the company. अब बेरर मतलब जिसके पास है, अब कंपनी रिकॉर्ड करेगा तो भाई आज मेरे पास है, कल मैंने उसको दे दिया, उसने उसको दे दिया, उसने उसको दे दिया, तो रिकॉर्ड रखने का दरकार ही नहीं है। इन रिस्पेक्ट ऑफ द होल्डर ऑफ सच डिबेंचर्स, therefore the interest on it is paid to the holder irrespective of any identity. No transfer deed is required for transfer of such debentures. Priority. First mortgage debentures. These debentures are payable first out of the property mortgage of the property charged. Second mortgage debentures. These debentures are payable after satisfying the first mortgage debentures. Priority first मतलब पहले, second मतलब second में. Issue of debentures. Accounting entries for issue of redeemable debentures. ठीक है. द इशू ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स, अब मेन काम हमारा यहाँ से एग्जाम सीए फाउंडेशन का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेन काम यहाँ से शुरू हो रहा है। अभी जो हमने पढ़ा है, बिना उसके पढ़े अगर हम आगे काम करते तो रटने वाला कॉन्सेप्ट हो जाता, जिसके अगेंस्ट में हम लोग। सो हमने समझ लिया चीज़ों को, अब आराम से अकाउंटिंग एंट्री का काम है। द इशू ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स कैन बी कैटेगराइज इनटू द फॉलोइंग: debentures issued at par and redeemable at par or at discount. Debentures issued at a discount and redeemable at par or at discount. Debenture issued at premium and redeemable at par or at discount. क्या समझ में आ रहा आप लोगों को? नहीं समझने वाला कोई बात तो नहीं है। Debentures issued at par and redeemable at premium. Debentures issued at a discount and redeemable at a premium. Debentures issued at premium and redeemable at premium. Note: redemption at discount may be a rare circumstances in practical life. क्या बात है यार, कमाल हो गया। ये बात अगर आप लोगों ने नहीं पकड़ी हो तो दुख का बात है। रिडेम्पशन एट डिस्काउंट मतलब क्या है? यार मैंने किसी को 50 करोड़ दिया और वो मेरे को वापस 45 करोड़ कर रहा है और मैं बोला हाँ भाई तेरा और मेरा हिसाब चुकता। कोई ऐसा होता है क्या? कभी कोई करेगा क्या ऐसे? सो जर्नल एंट्रीज देखते हैं, फिर एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। डिबेंचर इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार, कि चलो भाई जितना मैं लिया उतना में, कोई डिस्काउंट का कोई चक्कर नहीं है। व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट पार, द इशू प्राइस इज इक्वल टू par value. In this regard, the following entries are recorded. For receipt of application money, बैंक अकाउंट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, और उसके बाद जैसे हम लोग शेयर का एंट्री किए, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डैश टू जितना परसेंट, लेट्स से 10% डिबेंचर अकाउंट। तो दिस इज एज इक्वल, जितना कॉन्सेप्ट हमने शेयर्स में पढ़ लिया है वही सिमिलर कॉन्सेप्ट अपने को, बस सिर्फ सब्सटीट्यूशन क्या होना है, शेयर के जगह डिबेंचर, बस। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ऑलरेडी हो चुकी है आपकी, बट मैंने चाहा कि भाई इस बार कम से कम डिबेंचर्स क्या होता है, कितने प्रकार के डिबेंचर्स होते हैं, उसके बारे में चर्चा था ये। ठीक है दोस्त, सो ये एक नंबर इलस्ट्रेशन हम लोग करते हैं, उसके बाद आज हम लोग रोकेंगे इस क्लास को। इलस्ट्रेशन नंबर 1, अमोल लिमिटेड issued 40 lakh 9% debentures of 50 each
payable on application as per term mentioned in the prospectus and redeemable at par any time after 3 years। क्या आपको बात समझ में आ रही है? देखो 50 रुपया करके तो कंपनी, इतना बड़ा देश इंडिया, डिबेंचर इशू कर दिया हमने। तो किसी व्यक्ति ने भी 5,000, 50 इंटू लेट से 100, 5,000, तो 5,000 करके भी अगर लाखों लोगों से मेरे को मिल जाए तो भाई बहुत बड़ा पैसा खड़ा हो गया मेरा। ठीक है, redeemable at par after 3 years from the date of issue। Record necessary entries for issue of debenture in the books of अमोल लिमिटेड। तो क्लियर है, 40 लाख, 9%, 50 रुपया। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दे रहे हो आप लोग, पेएबल ऑन एप्लीकेशन, पेएबल ऑन एप्लीकेशन कि भैया दे दे भैया सीधा, ये शेयर वाला तो बात नहीं है ना, 2 रुपया अभी बाद में, तुरंत दे दे, पैसा चाहिए मेरे को, दे दे। तो इन द बुक्स ऑफ अमोल लिमिटेड जर्नल, बैंक अकाउंट समझ लो अगर आ गया उतना पैसा, तो ये पैसे आ गए, कितने आ गए? 40 लाख इंटू 50, 20 करोड़ रुपए आ गए भाई। 40 लाख इंटू 50 रुपया, टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अब इस तुरंत इस एप्लीकेशन को डिबेंचर में कन्वर्ट कर देंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट टू 9% डिबेंचर। तो बेसिकली देखा जाए तो ये डिबेंचर एप्लीकेशन यहाँ क्रेडिट है, डिबेंचर एप्लीकेशन यहाँ डेबिट है। तो डायरेक्ट अगर अपने सोचें तो बैंक में आया पैसा, तो बैंक अकाउंट डेबिट 20 करोड़ टू 9% डिबेंचर अकाउंट 20 करोड़। तो बैलेंस शीट में तो यही आएगा ना, बैलेंस शीट में तो यही आएगा। बैलेंस शीट में एक तरफ बैंक 20 करोड़ और इधर डिबेंचर 20 करोड़, हो गया बैलेंस। ये एप्लीकेशन वगैरह का तो कोई मतलब ही नहीं है, वो तो खत्म हो गया। तो दोस्त एक काम करते हैं, आज के लिए यहीं तक करते हैं, उसके बाद अपने कंटिन्यू करते हैं। देन वी विल लुक एट दिस पॉइंट नंबर 2। सो आई होप कि दिस वाज रियली इंटरेस्टिंग, आपने समझ लिया सब कुछ, और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था नहीं, समझना आसान है अगर प्यार से समझे तो। क्योंकि समझने के लिए देखो समय का दरकार होता है, राइट? और समझने के लिए यू कैन नॉट बी इन अ हरी। कुछ समझना है तो एकदम शांति से बैठना पड़ता है। गौतम बुद्ध एकदम पेड़ के नीचे शांति से बैठे थे, राइट? और आज के दिन में प्रॉब्लम क्या हो रहा है, बच्चे जो है भले ही चेयर पे बैठे हैं बट उनका दिमाग इतना उछल कूद हो रहा है कि वो कुछ शांति मन में ही नहीं, उनका मन अशांत है, और अशांत मन में नॉलेज प्रवेश नहीं करती है। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपका मन अशांत है तो मत पढ़िए, क्योंकि आप सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो प्लीज़ प्रैक्टिस करो कि भाई मन शांत है तो आधा घंटा पढ़ेंगे। कई बार ऐसा होता होगा आपके साथ कि 3 घंटा 4 घंटा से किताब लिए बैठे हो या वीडियो चला रहे हो, वीडियो चल भी रहा है, वीडियो में टीचर बोले भी जा रहा है, बट आपके लिए वो साउंड है, नॉलेज नहीं है, क्योंकि आपका ध्यान और मन कहीं और है। सो मन ध्यान को शांति मन से एकत्रित करके तभी आधा घंटा पढ़ाई करो, और 3.5 घंटा खेलो कूदो, जो करना है करो। बट एक कसम खा लो कि जब हम पढ़ेंगे तो हम सिर्फ पढ़ाई करेंगे। और माहौल बनाओ, माहौल ज़रूरी है। जैसे मंदिर में देखो, बोलते भगवान तो हर जगह है, तो फिर मंदिर में क्यों जाते हैं हम लोग? मंदिर में जाने से एक माहौल अलग बनता है यार। मंदिर के अंदर बस घुसते के साथ ही एक अंदर में अपने आप भावना आ जाता है, भगवान तो हर जगह है। सो उसी प्रकार से अपना एक स्टडी रूम जो है, उस स्टडी रूम का सैंक्टिटी, मतलब वो आपके लिए मंदिर के बराबर होना चाहिए।
तो वैसा माहौल अगर आपके घर पे नहीं है तो दोस्त बहुत बड़ा स्ट्रगल कर रहे हो आप। कोशिश करके वैसा कुछ माहौल बनाओ कि भाई ये मेरा स्टडी एरिया है और अब मैं पढ़ रहा हूँ, तो मैं मेरे को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, और मेरे को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। उससे सबसे पहले वो कोई में सबसे पहले आप अपने आप को समझाइए कि आप खुद अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उसके बाद आप बाकी लोगों को बोलने जाइएगा। सो इस ज्ञान के साथ आई होप कि ये थोड़ा सा आपको एनकरेज करे, सही मार्गदर्शन हो आपका। सो आई लव यू ऑल, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड लव योर सेल्फ ऑल्सो। बाय बाय।